वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए प्रश्न है कि स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था। यह दादा भाई नौरोजी द्वारा कब घोषित किया गया था? आपको बताना है कि स्वराज जो कि भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था, दादा भाई नौरोजी द्वारा कांग्रेस के किस सत्र में घोषित किया गया था? तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, कलकत्ता अधिवेशन 1906। दोस्तों, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था और दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द की व्याख्या करते हुए इसे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य बताया था। तो याद कर लीजिए दोस्तों, स्वराज जो कि भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था, दादा भाई नौरोजी ने इसे कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पहली बार व्यक्त किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आप जानते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे और ये अधिवेशन मद्रास के में 1887 में हुआ था और इस अधिवेशन में 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो याद रखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे और 1887 के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। अगला प्रश्न है, भारत के वयोवृद्ध नेता या ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तर है दादा भाई नौरोजी को। दोस्तों, भारत के वयोवृद्ध नेता या ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान आर्थिक प्रभावों का पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो है उन्होंने सबसे पहले उद्घाटित किया था कि किस तरह से भारत का जो धन है वो ब्रिटेन चला जा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रगोप्तार यानी सत्यवादी इनकी प्रमुख पत्रिकाएं हैं। ये धन निष्कासन के सिद्धांत यानी ड्रेन थियरी ऑफ वेल्थ के प्रतिपादक भी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने। देखिए, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में किया था। इंडियन एसोसिएशन 1876 की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। तो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 में गठित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो आप जानते हैं दादा भाई नौरोजी ने। और अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के संबंध में कौन से कथन सही हैं? देखिए, तो कथन है कि 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, ये सही है, और उन्होंने ग्राम उद्योग संघ आरंभ किया। तो इस आधार पर देखा जाए तो दोस्तों, गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को एक जन आंदोलन शुरू किया था और ग्रामीण विकास को केंद्र में रखकर वैकल्पिक प्रौद्योगिकी के साथ स्वदेशी और सर्वोदय को महत्व को बताया था। उन्होंने कुटीर उद्योगों के समर्थन देने की बात कही थी। तो कुल मिलाकर ऑप्शन 1 और 2 कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया था? ऑप्शन देखिए, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी और रमेश चंद्र दत्त। दोस्तों, 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था और दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन यानी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था और दूसरा सम्मेलन दिसंबर 1885 में कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। इसी के कारण अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में शामिल नहीं हुए थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हो पाए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में शामिल नहीं हुआ था? तो उत्तर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इसके अलावा दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी?
तो सही उत्तर है दोस्तों 1885 में। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम नामक एक ब्रिटिश अधिकारी द्वारा की गई थी। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था और पहले अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता आप जानते हैं WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और इसके प्रथम महासचिव A.O. ह्यूम थे। तो सही उत्तर है 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना दोस्तों A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और इसके प्रथम महासचिव A.O. ह्यूम थे। ये प्रश्न कई बार पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सही उत्तर है दोस्तों बम्बई में, क्योंकि बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी। ऑप्शन डी आपका सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, आप जान लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुई थी और इसका पहला अधिवेशन बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड डफरिन। दोस्तों लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 था और आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तो उस समय लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे। दोस्तों डफरिन ने कांग्रेस का ये कहकर मजाक उड़ाया था कि ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। तो याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना इस आधार पर की थी कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। अगला प्रश्न देखिए, जैसे आपने पढ़ा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, उसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर है जॉर्ज यूले। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन यानी 1888 की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों वर्ष था 1929। देखिए 1929 में जवाहरलाल नेहरू पहली बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। दोस्तों कलकत्ता के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1928 में ब्रिटिश सरकार को ये अल्टीमेटम दिया गया कि 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर लें या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले आंदोलन का सामना करें। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई उत्तर नहीं मिला और दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ था। दोस्तों 1929 में जो जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया और कांग्रेस कार्य समिति ने 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में ये निर्णय लिया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में मनाया जाएगा। दोस्तों 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है जवाहरलाल नेहरू। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना ध्येय घोषित किया था? तो ये था लाहौर अधिवेशन 1929, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कांग्रेस ने कब और कहां पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था? तो सही उत्तर है दोस्तों लाहौर अधिवेशन 1929। ऑप्शन बी आपका सही है।
अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो आप जानते हैं दोस्तों लॉर्ड डफरिन। देखिए ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। लॉर्ड डफरिन कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे। अगला प्रश्न है दोस्तों इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। ये तत्कालीन भारतीय राजनीतिक संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था माना जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में द नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी? देखिए महत्वपूर्ण है, द नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप जानते हैं WC बनर्जी, या जिनका पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी था। ये कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 जो कि बम्बई में आयोजित हुआ था, इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों 1936 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो सही उत्तर है लखनऊ। दोस्तों अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर बाद में अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुआ और कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान NG रंगा इसके महासचिव चुने गए। तो सही उत्तर है दोस्तों 1936 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है लखनऊ में संपन्न हुआ था और इसके अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती और NG रंगा महासचिव थे। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प की घोषणा की गई थी? तो ये था लाहौर अधिवेशन 1929, जो कि रावी नदी के तट पर हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यहाँ पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को दोस्तों स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। लाहौर अधिवेशन के 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। इस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा शुरू करने की महात्मा गांधी द्वारा घोषणा की गई और कांग्रेस द्वारा नई कार्य समिति की बैठक 2 जनवरी 1930 को हुई, जिसमें 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस संपूर्ण भारत में मनाने का निश्चय किया गया था। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो दोस्तों ये था लाहौर अधिवेशन 1929। ये प्रश्न देखिए कितना महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, हम इसको स्किप कर रहे हैं दोस्तों। आप जानते हैं कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था और पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 1916 के लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था? तो सही उत्तर है मुस्लिम लीग और कांग्रेस करीब आए थे। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। और इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई और दोस्तों तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, जिसको कि लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से जाना जाता है। आपके लिए एक प्रश्न है 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है कि लखनऊ में जो आयोजित 1916 का लखनऊ अधिवेशन था, इसमें कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? अगला प्रश्न है 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था? तो आप जानते हैं दोस्तों इस जो 1916 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता, उसमें एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक दोनों लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो कोई ऑप्शन ऐसा दिया नहीं है, इसलिए इसको हम स्टार करते हैं। लेकिन याद रखिएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक दोनों की कांग्रेस और लीग समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला प्रश्न देखिए इसी से संबंधित है कि 1916 का लखनऊ समझौता किसके मध्य किया गया था? तो आप जानते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच।
इसके अलावा देखिए, ये प्रश्न लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। अगला प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता या जो ये लखनऊ पैक्ट हुआ था, ये कब हुआ था? तो आप जानते हैं 1916 में। दोस्तों 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ था, जिसको लखनऊ समझौता कहा जाता है। एक प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया था कब? तो सही उत्तर है दोस्तों, कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को लखनऊ समझौता 1916 में स्वीकार किया था। ये मुस्लिम लीग के लिए एक सकारात्मक उपलब्धि थी, क्योंकि कांग्रेस अब तक इसका विरोध कर रही थी। दोस्तों डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने लखनऊ समझौते की कटु आलोचना करते हुए लिखा है कि परवर्ती घटनाओं की पृष्ठभूमि में निसंदेह रूप से कहा जा सकता है कि 1916 में कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौता करने के निर्णय ने वस्तुतः वह नींव डाली जिसके ऊपर 30 वर्षों बाद जो है पाकिस्तान का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सत्र में 1916 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति में कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को रियायत दी गई थी? तो उत्तर है दोस्तों, ये था कांग्रेस का लखनऊ सत्र। अगला प्रश्न है, त्रिपुरी जहां 1939 का विख्यात कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कहाँ स्थित है? तो दोस्तों त्रिपुरी मध्य प्रदेश में स्थित है और ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। त्रिपुरी में 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के बीच मतदान हुआ और सुभाष चंद्र बोस ने सीतारमैया को 1377 के मुकाबले 1580 मतों से पराजित हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और बोस के त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था? तो ये था त्रिपुरी अधिवेशन 1939। एक प्रश्न और है कि सुभाष चंद्र बोस के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रगीत वंदे मातरम का कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा किस कांग्रेस में विरोध किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा राष्ट्रीय गीत आप जानते हैं वंदे मातरम है, इसका कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा किस कांग्रेस में विरोध किया गया था? तो सही उत्तर है काकीनाडा कांग्रेस। दोस्तों कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1923 को काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसके अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली थे और इन्होंने वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का विरोध किया था। दोस्तों आप जानते हैं वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई थी और कांग्रेस के मंच से वंदे मातरम का गान 1896 में कलकत्ता में किया गया था। वंदे मातरम के रचयिता कौन हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी की ये रचना आनंद मठ उपन्यास से ली गई है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं दोस्तों। आनंद मठ बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में की थी। दोस्तों आनंद मठ कृति का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के क्रांतिकारियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और इस उपन्यास में उत्तर भारत में 1763 से 1800 ईस्वी के सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। दोस्तों 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम का गान पहली बार जो है किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसे अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं बनाया गया या कौन सा भारतीय नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं बना? तो उत्तर है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, जबकि महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बन सके। महात्मा गांधी ने बेलगांव के 39वें अधिवेशन 1924 में, मोतीलाल नेहरू ने 34वें अधिवेशन अमृतसर में और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में वाराणसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो आप जान गए कि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वाल के रूप में हो रहा है। देखिए निम्नलिखित में से ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है दोस्तों ये कथन A.O. ह्यूम का है।
ए ओ ह्यूम के जीवनी में वेडरबर्न ने लिखा है कि भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्तियों, देखिए भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्तियों से बचने के लिए एक सेफ्टी वाल्व की आवश्यकता है और कांग्रेसी आंदोलन से बढ़कर अभयदीप कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती है। तो याद रखिएगा, कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वाल्व के रूप में हो रहा है। ये ए ओ ह्यूम जो उसके संस्थापक हैं, उनके जीवनीकार वेडरबर्न ने लिखा है। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित। लाला लाजपत राय, दोस्तों लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य कारण ये था कि इसमें संस्थापकों की उत्कंठा ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाने की थी। आरपी दत्त यानी रजनीपाम दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में लिखा है कि शिशु कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी। और एनी बेसेंट ने लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा के लिए 17 प्रमुख भारतीयों और ह्यूम के द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहाँ की थी? तो सही उत्तर है फैजपुर अधिवेशन में। दोस्तों 1936 में फैजपुर महाराष्ट्र में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन एक गांव में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इस अधिवेशन में 13 सूत्री अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित किया गया था। तो याद रखिएगा, कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा फैजपुर अधिवेशन 1936 में किया था। दोस्तों देखिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता दें, कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1885 मूलतः कहाँ होना था? तो सही उत्तर है, ये मूलतः पुणे यानी पूना में होना था। एलन एक्टेवियन ह्यूम, जो कि ए ओ ह्यूम का पूरा नाम है, ये भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। दोस्तों कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का दौरा करने के बाद उन्होंने ये घोषणा की कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तीनों महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने के कारण सम्मेलन का स्थल बदलकर जो है बम्बई कर दिया गया था। दोस्तों एक महत्वपूर्ण तथ्य और देखिए, एलन एक्टेवियन ह्यूम ने दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय संघ या इंडियन नेशनल यूनियन जो है इस नाम से कांग्रेस की स्थापना की थी। लेकिन 1885 में जो सम्मेलन हुआ, पहला सम्मेलन, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में कितनी भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था? तो सही उत्तर है 10। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1889 का बम्बई अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इसमें कुल 10 भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न ने की थी और इस अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ और कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति का गठन लंदन में हुआ था। दोस्तों कांग्रेस के पहले अधिवेशन में आप जानते हैं कि कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, दूसरे में 404 प्रतिनिधि आए और तीसरे अधिवेशन में 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन या द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो उत्तर है कलकत्ता में 1886 में। दोस्तों 1886 में कलकत्ता में कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हुआ था। और आप जानते हैं इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1906 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए 1906 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, 1906 में कांग्रेस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो सही उत्तर है दोस्तों दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी 1906 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथियों और चरमपंथियों का विभाजन अपरिहार्य हो गया? तो ये था दोस्तों सूरत अधिवेशन 1907। देखिए 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में
उदारवादियों और उग्रपंथियों में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। ये विभाजन इस कारण से हुआ कि उग्रपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। और अंत में रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। और इस सम्मेलन में उग्रपंथियों द्वारा 1906 में पास करवाए गए प्रस्ताव स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के प्रयोग को लेकर विवाद और भी गहरा हो गया। इसलिए दोनों पक्षों में खुले संघर्ष के बाद कांग्रेस में पहला विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित महिलाओं में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष रही थी? तो सही उत्तर है दोस्तों एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट जो है आंग्ल आयरलैंड की महिला थी। 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की वो हेड रहीं। 1916 में इन्होंने होम रूल लीग का गठन किया और 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थीं, जो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थीं। और प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू थीं, जो इसके 40वें अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। देखिए दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा, एनी बेसेंट जो थी ये 1917 के राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सरोजनी नायडू 40वें कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षा थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप जानते हैं एनी बेसेंट। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला प्रेसिडेंट कौन थी? तो उत्तर है दोस्तों सरोजनी नायडू। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप जानते हैं प्रथम महिला अध्यक्ष दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है श्रीमती एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो कौन सा अधिवेशन था? तो सही उत्तर है बेलगाम अधिवेशन 1924। इस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए थे। महात्मा गांधी ने केवल एक बार बेलगाम अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता की थी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो था बेलगाम अधिवेशन 1924। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टन की उपाधि किसे दी गई थी? तो सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टन की उपाधि दादा भाई नौरोजी को दी गई। और 4 सितंबर 1825 को बम्बई के एक पारसी परिवार में उनका जन्म हुआ था। 3 बार 1886, 1893 और 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और दादा भाई नौरोजी के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लीजिए कि 1892 में उदारवादी दल द्वारा चुने जाने वाले ब्रिटिश संसद के प्रथम भारतीय सदस्य थे। अपने लंदन प्रवास के दौरान उन्होंने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की और 1901 में अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया को प्रकाशित किया था, जिसमें पहले उन्होंने भारत से धन निष्क्रमण के सिद्धांत को जो है व्याख्यायित किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था? तो ये थे दोस्तों दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है कौन कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देसी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? तो सही उत्तर है दोस्तों नागपुर अधिवेशन 1920 में कांग्रेस ने पहली बार देसी रियासतों के प्रति अपनी नीति की और उसके शासकों से ये मांग की कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघव पेरियार ने की थी। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, किस भारतीय नेता ने ये स्पष्ट माना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि वह अंग्रेजी राज की रक्षा के लिए अभय कपाट के रूप में काम कर सके? तो ये पंजाब के नेता लाला लाजपत राय का विचार था। 1916 में यंग इंडिया में प्रकाशित अपने लेख में गर्मपंथी नेता लाला लाजपत राय ने अभय कपाट या सुरक्षा वाल्व की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों ये था रामगढ़ अधिवेशन 1940। मार्च 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई।
और इस अधिवेशन में कांग्रेस कार्य समिति ने पुनः दोहराया कि पूर्ण स्वाधीनता से सब कम कुछ भी जनता को स्वीकार नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो उत्तर है दोस्तों केटी तेलंग और फिरोज शाह मेहता। दोस्तों केटी तेलंग और फिरोज शाह मेहता ने 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दोस्तों बम्बई त्रिमूर्ति एक प्रश्न आता है, याद रखिएगा, बम्बई त्रिमूर्ति में कौन कौन से लोग शामिल हैं? तो सही उत्तर है बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग। तेलंग, मेहता और तैयब जी बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने उदारवादी नेताओं की नीति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के नरमपंथी या उदारवादी नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी और कांग्रेस के ये उदारवादी अपनी मांगों को दोस्तों निवेदन, प्रतिवेदन, ज्ञापन के माध्यम से आग्रह करते थे, जबकि इसके विपरीत गर्मपंथी बहिष्कार और सक्रिय विरोध के पोषक थे। अब आइए देखते हैं दोस्तों कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, निम्नलिखित में से किस मामले में बी डी सावरकर को 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुविख्यात सेलुलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई थी? तो दोस्तों ये था नासिक षड्यंत्र केस। नासिक षड्यंत्र केस में विनायक दामोदर सावरकर यानी वी डी सावरकर को 1911 में अंडमान निकोबार की कुख्यात सेलुलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न है, आशुतोष कोइला जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? तो सही उत्तर है दोस्तों विद्युत वाहिनी। दोस्तों प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कोइला क्रांतिकारी संगठन विद्युत वाहिनी के सदस्य थे। 1942 में पुलिस मुठभेड़ में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी ये भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा ने दोस्तों इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी और ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। उन्होंने यूरोप और अमेरिका से क्रांति का संचालन किया। 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया। फ्री इंडिया सोसाइटी इंग्लैंड में भारतीय छात्रों का एक राजनीतिक संगठन था और जो ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता या भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो है दोस्तों प्रतिबद्ध था। एक प्रश्न और महत्वपूर्ण है दोस्तों, फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1906 में बी डी सावरकर ने किया था, लेकिन आगे चलकर ये संगठन भीकाजी कामा के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी संगठन बन गया। तो अगर विकल्प में बी डी सावरकर नहीं है फ्री इंडिया सोसाइटी में, तो आप भीकाजी कामा को सही मानेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को उनके सही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो सतारा षड्यंत्र केस, अहमदाबाद बम केस, पेशावर षड्यंत्र केस और अलीपुर षड्यंत्र केस। दोस्तों अलीपुर षड्यंत्र केस ये देखिए 1908 में हुआ था। इसके अलावा अहमदाबाद बम केस 1909 में, अहमदाबाद बम केस आप मिला लीजिए 1909 में हुआ था। इसके अलावा 1910 पेशावर 1910 पेशावर षड्यंत्र केस और 1922 जो है पेशावर षड्यंत्र केस 1922, सतारा षड्यंत्र केस दोस्तों 1910 में हुआ था। सतारा ये 1910 में हुआ था और पेशावर षड्यंत्र केस 1922 से 27 चला था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, DBAC। पहले देखिए अलीपुर षड्यंत्र केस, उसके बाद अहमदाबाद बम केस, फिर सतारा, उसके बाद लास्ट में आएगा पेशावर षड्यंत्र केस। अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस किससे संबद्ध थे? तो सही उत्तर है दोस्तों खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर से थे और न्यायमूर्ति या न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का इन्होंने प्रयास किया। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने इस पर बम मारने का कार्य किया था और प्रफुल्ल चाकी और बोस पकड़े गए। चाकी ने आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस को अभियोग चला और उन्हें जो है फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है, किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिए थे? तो सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी।
दोस्तों 1904 में दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन और स्वराज की मांग की। 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबद्ध 4 प्रस्तावों को पारित किया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दादा भाई नौरोजी ने अपने विचारों से प्रदान किए। अगला प्रश्न है, देखिए, मेरठ षड्यंत्र घटना में कौन शामिल था? तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य। मेरठ षड्यंत्र घटना में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे, जो 1929 में हुआ था। इसमें कुल 32 लोगों पर मुकदमा चला था। दोस्तों इस केस के विरोध में 21 मार्च 1929 को मोतीलाल नेहरू ने केंद्रीय विधानसभा से काम रोको प्रस्ताव पेश किया। आइंस्टाइन ने ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड को पत्र लिखकर इस मुकदमे को हटा लेने की मांग की और मेरठ षड्यंत्र केस में फंसे कैदियों को बचाने के लिए नेहरू, एम.ए. अंसारी, कैलाश नाथ काटजू और एम.जी. दागला ने पैरवी की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम सजाइए। ये क्रांतिकारी जो हैं पार्टियां हैं, अनुशीलन समिति, युगांतर पार्टी, गदर पार्टी और अभिनव भारत। तो दोस्तों अभिनव भारत की स्थापना 1904 में, युगांतर पार्टी 1906 में, अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में और गदर पार्टी 1913 में स्थापित हुई। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 4, 2, 1, 3। अगला प्रश्न है, सिस्टर निवेदिता किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन की सदस्य थी? ऑप्शन है मित्र मेला, अनुशीलन समिति या तरुण इटली। तो सही उत्तर है दोस्तों अनुशीलन समिति। सिस्टर निवेदिता जो है, इनका वास्तविक नाम मार्गरेट नोबेल था। वो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थीं, जिन्होंने उन्हें सिस्टर निवेदिता नाम दिया था। वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी थीं और अनुशीलन समिति, डांस सोसाइटी, यंग मेंस हिंदू यूनियन कमेटी, गीता सोसाइटी और विवेकानंद सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा सिस्टर निवेदिता अनुशीलन समिति से जुड़ी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था? तो सही उत्तर है सूर्यसेन। दोस्तों सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। सूर्यसेन चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था और इन्होंने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता बाडेरकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त और आनंद गुप्त तथा टेगराबल प्रमुख थे। सूर्यसेन ने 18 अप्रैल 1930 को अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और इन्होंने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करके हथियारों पर कब्जा कर लिया। और दोस्तों 22 अप्रैल 1930 को आईआरए के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चला और 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न है, कल्पना दत्त का संबंध किससे था? तो सही उत्तर है दोस्तों इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से, जो कि सूर्यसेन के नेतृत्व में गठित थी। मास्टर दा के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो है दोस्तों चटगांव शस्त्रागार धावे के मुख्य जो है क्रांतिकारी दोस्तों सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चटगांव शस्त्रागार में वंदे मातरम नारे के साथ किसने तिरंगा लहराया था? तो ये थे सूर्यसेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड के मुकदमे का सामना नहीं किया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद। देखिए अक्टूबर 1924 में सचेंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद में कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की और इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर रेलवे पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया और ये घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए और अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने पुलिस मुठभेड़ के दौरान स्वयं को गोली मार ली थी। अगला प्रश्न है, इंडियन इष्टगल पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो उत्तर है दोस्तों इंडियन इष्टगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं।
तो सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने 17 जुलाई 1941 को भारत छोड़ दिया था। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस द्वारा अस्थायी सरकार की स्थापना की गई और आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया गया था? तो उत्तर है दोस्तों सिंगापुर में। दोस्तों, व्यवहारिक रूप से सैन्य इकाई के रूप में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन मार्च 1942 में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा प्रारंभ कर दिया गया था, लेकिन इसके गठन की औपचारिक घोषणा 1942 में की गई थी। दोस्तों दोस्तों द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी को आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना सिंगापुर में हुई थी। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो सही उत्तर है वीर सावरकर। दोस्तों, वीर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना वर्ष 1904 में नासिक में की थी। वीडी सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर को वीर सावरकर कहा जाता है। दोस्तों, वीडी सावरकर ने 1899 में मित्र मेला 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी थीं। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिनव भारत द सीक्रेट रिवोल्यूशनरी सोसाइटी 1904 में किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये आयोजन वीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। दोस्तों, वीडी सावरकर किससे संबंधित थे आपको बताना है। तो सही उत्तर है वीडी सावरकर अभिनव भारत के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत संस्था के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, अभिनव भारत भारत में गुप्त और क्रांतिकारी जो है गतिविधियों का संचालन करती थी। इसकी स्थापना वीडी सावरकर ने किया था। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसका कथन है? तो ये सुभाष चंद्र बोस का कथन है और इन्होंने सिंगापुर तत्कालीन मलय में अपने सैनिकों को आह्वान करते हुए कहा था कि बहुत त्याग किया है किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आज़ादी को आज हमें अपने शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है, जो अपना सिर काटकर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का नारा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? तो सही उत्तर है मार्च 1931। दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्यों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार करके केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। दोस्तों, 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई और उनकी फांसी के समाचार से संपूर्ण देश मृत्यु सदृश उदासी में डूब गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 का सुमेलन सूची 2 से कराना है। देखिए, अनुशीलन समिति वारेंद्र कुमार घोष। देखिए दोस्तों, अनुशीलन समिति वारेंद्र कुमार घोष। इसके अलावा अभिनव भारत आप जानते हैं विनायक दामोदर सावरकर और HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ये सचिंद्र नाथ सान्याल और भगत सिंह इसके संस्थापक रहे। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो आप जानते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई थी और इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। अगला प्रश्न है, किस प्रकरण में अरविंद पर मुकदमा चला था? तो सही उत्तर है दोस्तों अलीपुर बम केस में। अलीपुर बम मामले में अरविंद घोष पर मुकदमा चला और इस प्रकरण में कुल 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इसमें अरविंद घोष और वारेंद्र घोष भी शामिल थे, लेकिन उचित साक्ष्यों के अभाव में अरविंद घोष को छोड़ दिया गया। दोस्तों, अलीपुर षड्यंत्र केस से रिहाई के बाद अरविंद घोष ने कर्मयोगिनी नामक अंग्रेजी पत्रिका निकाला। रिहाई के बाद वे सन्यासी हो गए और पांडिचेरी में अपना आश्रम बना लिया। अलीपुर षड्यंत्र केस के सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की जेल में हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र कांड में फंसे अरविंद घोष का बड़ी कुशलता से बचाव किया था? तो ये थे दोस्तों चित्तरंजन दास।
अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष और उनके भाई वारेंद्र घोष सहित 34 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुई और इस मामले में 15 लोगों को सजा हुई, लेकिन अरविंद घोष रिहा कर दिए गए। और अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी का जोर लगाकर चित्तरंजन दास ने किया था। अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की कन्हाई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने जेल में गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके कारण उनको भी फांसी की सजा हुई थी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये वीडियो टीजीटी, पीजीटी, इतिहास, नागरिक शास्त्र, इसके अलावा दोस्तों देखिए टीजीटी, पीजीटी, नागरिक शास्त्र के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि आधुनिक भारत से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें ये प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को तैयार कर लीजिएगा। और जो प्रश्न कठिन लगे, वैसे कोई प्रश्न इसमें बहुत कठिन नहीं था, लेकिन कठिन प्रश्नों को आप अलग से नोट कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।